इंट्रोडक्शन। कई बीमारियां गर्दन में गुठलियों या मैसेज के तौर पर सामने आती हैं। ये सोजिश, पैदाइशी और नियोप्लास्टिक लीजन्स होती हैं। जब भी मरीज़ को गर्दन में मांस महसूस होता है तो उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म यानी कैंसर को। बेसिक एनाटमी। इसके लिए हम गर्दन के स्ट्रक्चर और नेक मास के लेवल को जानेंगे। गर्दन के स्ट्रक्चर को जानने का तरीकाकार ये है कि उसको कई ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया जाए। दूसरा तरीका लेवल सिस्टम है। ये सिस्टम बड़े लिम्फ नोड्स की जगह मालूम करने में ज़्यादा कारगर साबित होता है। लिम्फ नोड्स और गर्दन में इससे मुंसलिक रीजन्स को लेवल 1 से लेवल 7 तक के नंबर्स असाइन किए गए हैं। एक अहम बात है कि पूरे सर और गर्दन से लिम्फेटिक ड्रेनेज गर्दन में मौजूद नोड्स में होते हैं। बाज़ दफ़ा एब्डोमेन की बीमारियां भी गर्दन के नोड्स में जाती हैं। इसका मतलब किसी भी इन्फेक्शन और कैंसर खासकर सर में होने की वजह से गर्दन में नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं। नेक मैसेज को डिफ़ाइन करने का सबसे आसान तरीका गर्दन को मिड लाइन या लेटरल नेक मैसेज में डिवाइड करना है। एग्जामिनेशन। सबसे पहले फिजिशियन मरीज़ की गर्दन को देखता है कि आया वो कैंसरस है या नहीं। कुछ ज़रूरी बातें पेशेंट हिस्ट्री में नोट की जाती हैं। मरीज़ की उम्र क्या है? 35 साल से कम उम्र अफराद में नेक मैसेज मैलिग्नेंट कैंसरस नहीं होते। कितने अरसे से ये मैस मौजूद है? अगर ये 3 हफ्तों से पुराना है तो नियोप्लेजिया या ट्यूबरक्लोसिस होने का खदशा है। लेकिन अगर ये 2 हफ्तों से ज़्यादा पुराना नहीं है तो ये इन्फेक्टिव लिम्फ एडेनाइटिस हो सकता है। क्या नेक मैस तकलीफ दे या टेंडर है? पेन और टेंडरनेस ज़्यादातर इन्फेक्शन और फिज़िकल ट्रॉमा की वजह से होते हैं, जबकि नियोप्लास्टिक लीजन्स में दर्द नहीं होता। इसके एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं? क्या गले में दर्द, दांत में दर्द या ओडोनोफेजिया है? क्या कोई होर्सनेस, डिस्फेजिया, वेट लॉस, रात को पसीने आना या बुखार एसोसिएटेड है? या तंबाकू का कोई इस्तेमाल? क्या कभी नेक इरिटेशन हुई है? क्या पालतू जानवरों से कोई कांटेक्ट हुआ है? फिज़िकल एग्जाम में देखा जाता है कि मैस मिड लाइन में है या लेटरल में। क्या ये खाना निगलते वक्त हिलता है? वो मिड लाइन मैस जो खाना निगलते वक्त हिलते हैं वो ज़्यादातर थायराइड ग्लैंड से मुंसलिक होते हैं। क्या ये हाथ लगाने पर टेंडर है? क्या ये गर्म है? क्या मैस सॉफ्ट, फर्म है या हार्ड है? क्या ये अपनी जगह पर रुका हुआ है या अपनी जगह बदल रहा है? क्या इसमें फ्लूइड फिल्ड है? अगर हाँ तो क्या ये लाइट ट्रांसफ़र करता है? ऐसा सिस्ट में हो सकता है। क्या मैस के ऊपर स्किन खींची जा सकती है या वो इसके साथ चिपकी हुई है? क्या मैस पल्सेटाइल है? पल्सेटाइल मैसेज यूजुअली रगों से निकलते हैं। जुड़े नेक मैस होने पर पूरे सर की एग्जामिनेशन करनी चाहिए, ख़ास तौर पर म्यूकोजल सरफेसेस की जहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज गर्दन में गिरता है। चेहरा, ओरल कैविटी, ज़ुबान, दांत, होंठ, सलाइवा ग्लैंड, ओराफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स, लैरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स की एग्जामिनेशन की जाती है। इन जगहों की डायरेक्ट एग्जामिनेशन मुश्किल होने की सूरत में मिरर्स या फाइबर ऑप्टिक डिवाइसेस की मदद से की जा सकती है। अगर मुमकिन हो सके तो इन रीजन्स को पैल्पेटेड भी किया जाता है। दूसरे लिम्फ नोड्स जैसे एक्सिलरी और इंग्यूनल लिम्फ नोड्स को पल्पेट करने के साथ साथ स्प्लीन और लिवर की इनलार्जमेंट भी चेक की जाती है। इसकी वजह से गर्दन और दूसरे लिम्फ नोड ग्रुप्स की भी इनलार्जमेंट हो जाती है और इसके साथ साथ हेपेटोस्प्लीनोमेगली भी। इन्वेस्टिगेशंस। अल्ट्रासाउंड एक तेज़ और आसान तरीका है गर्दन की गिल्टियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। अल्ट्रासाउंड से गर्दन की गिल्टियों की कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा होता है। मिसाल के तौर पर क्या ये थायराइड की सूजन है या लिम्फ नोड बढ़ गए हैं। सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड से भी ज़्यादा डिटेल्ड इमेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मुख्तलिफ ज़ावियों से तस्वीरों को इकट्ठा करके 3D पिक्चर बनाता है और इससे गिल्टी के अतराफ़ में मौजूद स्ट्रक्चर्स जैसे सराउंडिंग मसल्स, मैस एंड कॉर्चिंग, रगें वगैरह की भी कंडीशन पता चल जाती है। सीटी स्कैन हेड रीजन की इमेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पुराने अनडिटेक्टेड प्राइमरी लीजन का भी बता सकता है जो हो सकता है गर्दन में लिम्फ नोड के बढ़ने की वजह
بن رہے ہوں۔ CT اینجیوگرام کے استعمال سے رگوں کی پیتھولوجی کا پتہ چل سکتا ہے۔ دوسرے امیجنگ آپشنز میں MRI اور پیٹ سکینز شامل ہیں۔ میلیگننٹ نیک نوڈز کے کیس میں پیٹ سکینز کا استعمال خاص کر پرائمری کینسر سائٹ کا پتہ کرنے میں ہوتا ہے۔ امیجنگ کے علاوہ ٹیشو ڈائگنوسس کے لیے گلٹے کی فائن نیڈل ایسپریشن سائٹولوجی FNAC کی جاتی ہے۔ جب میلیگنینسی کا شک ہو، گردن کی گلٹی کو بائیوپسی کی مدد سے کھولا جاتا ہے۔ FNAC عام طور پر نیوپلاسٹک اور انفلیمیٹری نیک ماس کے درمیان فرق کرتی ہے، لیکن یہ مطلوبہ ہسٹولوجیکل ڈیٹیل فراہم نہیں کرتی۔ بعض دفعہ FNAC نان ڈائگنوسٹک بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ پھر بھی ٹیشو ڈائگنوسس کا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے۔ اگر FNAC نیوپلاسٹک لیجیون کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو اگلا قدم ایک بڑا بائیوپسی سیمپل حاصل کرنا ہے، جیسے کہ کور بائیوپسی یا اوپن ایکسیجنل بائیوپسی۔ اس سے بڑا سیمپل حاصل ہوگا۔ تفصیلی ہسٹوپیتھولوجیکل انالیسس میں شامل ہے امیونو ہسٹوکیمسٹری، بلڈ ٹیسٹ جس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ شامل ہے۔ وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ کا بڑھ جانا انفیکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ پینسائٹوپینیا لمفوما کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اگر گردن کی گلٹی تھائرائڈ سے نکلے تو پھر تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈفرینشیل ڈائگنوسس، پیشنٹ کی ہسٹری، فزیکل ایگزامینیشن اور یہ انویسٹیگیشن پر منحصر ہے، جس سے فزیشین ایک اپروپریٹ ڈائگنوسس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ڈفرینشیل ڈائگنوسس کلاسیفائی کیا جاتا ہے کہ آیا گلٹی مڈ لائن میں ہے، مثال کے طور پہ تھائرائڈ میس، یا لیٹرل لمفیڈینوپیتھی، اگرچہ یہ سطح پر ہے، یا گہرا۔ کیا یہ کنجینیٹل لیژن کے طور پر سامنے آتا ہے، جیسے کہ تھائروگلوسل ڈکٹ سسٹ، یا یہ نیوپلاسٹک ہے، جیسے لمف نوڈ میلیگنینسی، لمفوما یا سلیوری گلینڈ ٹیومر۔ کیا یہ انفیکشن ہے، جیسے کہ لوڈوگز انجائنا، یا یہ کوئی سسٹمک ڈیزیز ہے، جیسے کہ ٹوبرکلوسس، لیرنگوسیل، سر اور گردن میں میٹاسٹاسس، ہیمنجیوما یا کیٹ اسکریچ ڈیزیز شامل ہیں۔ مینجمنٹ، نیک میس کی مینجمنٹ ان کی اصل وجہ ان پر منحصر ہے۔ اگر گلٹی لمفیڈینائٹس ہے یا یہ 3 ہفتوں سے کم عرصے سے ہے تو مریض کو اینٹی بایوٹکس تجویز کیا جاتا ہے۔ اگر اینٹی بایوٹکس سے کوئی بہتری نہ ہو اور گلٹی 3 سے زائد ہفتوں کے لیے برقرار رہے تو اس کے لیے تفصیلی معائنہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لمفوما میں اس کی پراپر گریڈنگ کے بعد کیموتھراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹوبرکلوسس میں اینٹی ٹوبرکلوسس تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ مخصوص اینٹی بایوٹکس کا ایک طویل کورس ہے۔ نان فنکشننگ تھائرائڈ میسز میں تھائرائڈیکٹمی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کینسر کیسز کو ملٹی ڈسپلینری ٹیم میٹنگز میں ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ مریض کے لیے مناسب مینجمنٹ طے کی جا سکے۔ اس کے علاج کے لیے ریڈیو تھراپی، کیموتھراپی، سرجری یا تینوں کا کمبینیشن شامل ہے۔ سیکنڈری میٹاسٹیٹک نیک نوڈ کے کیس میں کچھ مزید ورک اپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس میں پرائمری کینسر سائٹ کی تلاش میں اپر ایرو ڈائجسٹو ٹریکٹ کے کچھ حصوں کی رینڈم بائیوپسیز شامل ہیں۔